गुड आफ्टरनून एवरीवन। बुक कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने जितना भी अभी तक का कोर्स किया हुआ है वो आप मुझे उसकी अपडेट देते रहें, आप उसकी लर्निंग कर रहे हैं या नहीं। यदि आप लोगों की लर्निंग नहीं चल रही है तो आप लोग अलर्ट रहें, क्योंकि एग्ज़ाम में जितना हम कर रहे हैं उतने कोर्स में से 99% आने वाला है। तो जितना भी आप कोर्स करेंगे वो बिल्कुल परफेक्शन से करें, क्योंकि जिस तरह से आपके एग्जाम्स होने वाली है उसमें आप ये मानकर चलिए कि आप घर पर बैठ के ही एग्जाम दे रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं। तो उसमें आपको जो देखकर भी लिखते हैं या बगैर देखे भी लिखते हैं तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो जितना वे लिख रहे हैं उतना वे सही लिखें और पूरे करेक्ट होनी चाहिए उनकी स्पेलिंग्स, उनकी मात्राएं, जो वो सेंटेंस लिखते हैं वो। क्योंकि जो आप बुक में से लर्न करते हैं तो उसको आपको बुक का न लिखते हुए जो समझा हुआ है वो अपने शब्दों में करेक्टली लिखना है। क्योंकि आप लोग जब समझते नहीं हो और कुछ भी आधा समझा हुआ लिखते हैं तो उसका अर्थ अनर्थ हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों को ये ध्यान रखना है, और जो समझा हुआ होता है उसे यदि आप एक बार पढ़ लेते हैं तो वो आपके बिल्कुल माइंड में बैठा हुआ होता है, तो उस तरह से आप बिल्कुल सही लिख पाएंगे। इसलिए बिल्कुल समझ करके और जो पढ़ा है आपने उसे सही तरीके से लर्न करके और फिर उसको लिखने की आप प्रैक्टिस डालें। प्रैक्टिस करते रहे लिखने की, क्योंकि उससे आपकी एक लिखने की जो रिटन राइटिंग हैबिट होती है वो कंटिन्यू रहेगी। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। बुक कीपिंग में जितना हम कर चुके हैं उसके आगे का देखेंगे। हमारा अभी चल रहा था सब्सिडरी बुक्स चैप्टर 5। उसमें हमने परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न, ये 4 बुक्स के सम हमने किए हैं। इनके सम भी जो आपने कंप्लीट किए हैं उसकी फोटोज खींच करके और मुझे आप सेंड कीजिए। नेक्स्ट जो बुक आएगी सब्सिडरी बुक्स में वो होगी कैश बुक। कैश बुक हम स्टार्ट कर चुके थे, उसका मीनिंग भी देखा था हमने, डेफिनेशन भी देखी थी, जो कि क्वार्टर की डेफिनेशन थी, उसे मैंने लर्न करने के लिए कहा था आपको, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे थे। अब हम देखेंगे इसके एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस ऑफ कैश बुक। जो रोकड़ बही या कैश बुक रखी जाती है वह क्यों रखी जाए, उसका क्या महत्व है और उससे बिजनेसमैन को क्या लाभ है, इसके पॉइंट वाइज दिए हुए हैं आपको यहाँ पर, उसके माध्यम से हम यहाँ इसे समझेंगे। 5.33 एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस ऑफ कैश बुक। Cash book is kept by almost all the business concern. In addition to the advantages of subsidiary books, cash book has the following advantages. Cash book एक सबसे इम्पोर्टेंट बुक होती है पूरे बिजनेस की, क्योंकि जितने भी हमारे पास नगद व्यवहार हैं, जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस हैं, उन सबको व्यवस्थित तरीके से एक कैश बुक में ही लिखा जाता है। तो इसका महत्व और हम पॉइंट्स देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है कैश इन हैंड कैन बी टैलीड विद द बैलेंस। जो हमारा जितना कैश अभी हाथ में है या हमारी तिजोरी में है वो हम टैली कर सकते हैं हमारा जितना बैलेंस है कैश बुक का उससे। बाय ड्रॉइंग द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैश बुक अ बिजनेसमैन कैन टैली द कैश विथ एवरी डे। इन केस देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी can locate the error soon। डेली रूटीन में जो हम कैश का लेन देन करते हैं तो प्रतिदिन हम इस बही की जो लास्ट क्लोजिंग बैलेंस है उसे निकाल करके हमारी कैश इन हैंड कितनी है उससे हम इसको टोटल टैली करके और दोनों में जो अंतर है उसको हिसाब किताब की जांच करके जो भी डिफरेंस आ रहा है और यदि उसमें किसी प्रकार की कोई गलती है, कोई त्रुटि है, तो उसका हम पता लगाकर उसे दूर कर सकते हैं। तो ये रूटीन के वर्क में डेली यह कार्य किया जा सकता है। सेकंड, कंट्रोल ऑन कैशियर। कैश बुक हेल्प्स द प्रोप्राइटर टू कीप प्रॉपर कंट्रोल ऑन द कैशियर। इफ कैश इन हैंड डज नॉट टैली with the closing balance, the cashier can be held responsible। जो हमारा कैशियर है जो हिसाब किताब लिखता है
तो हिसाब किताब सही होने पर ही हम जो कैश हमारे पास कम आई है तो उस हम जो रोकड़िया है या कैशियर है उसे हम रिस्पॉन्सिबल बता सकते हैं। इसलिए हम हमारे जो कैशियर है उस पर कंट्रोल बनाए रख सकते हैं। थर्ड है कंप्लीट इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस। अ बिजनेसमैन कैन गेट कंप्लीट कैश इंफॉर्मेशन अबाउट हिज कैश ट्रांजेक्शन एट वन प्लेस बाय मेंटेनिंग द कैश बुक। जो हमारा एक ही स्थान पर हम सारी कैश को लिख देते हैं तो उससे जो अलग अलग बहियाँ हैं उनको अलग हमें कैश के लिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। और कैश को हम एक ही स्थान पर लिखेंगे तो कभी भी व्यापारी चाहेगा कि उसके पास कितनी कैश है या कितनी उसकी खर्च हुई है तो वो तुरंत उसका जानकारी ले सकता है, उसका पता लगा सकता है। फोर्थ है कन्वीनियंस इन पोस्टिंग। कैश बुक मेक्स द वर्क ऑफ पोस्टिंग very easy because it plays the role of cash account and cash account need not be opened separately in the ledger। यदि हमने हमारे यहाँ कैश बुक रखी है तो हमें कैश अकाउंट बनाने की अलग से आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कैश बुक में हम सारे वो ट्रांजैक्शन लिख देते हैं जो कि कैश से या नगद से संबंधित है। तो इसलिए हम हमारे समय को भी बचा सकते हैं, जो कि नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमी ऑफ टाइम। In the absence of cash book, journal entries of cash transaction and opening of cash account consume much time. Cash book saves this time. कैश बुक के द्वारा हम हमारे समय की बचत कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिकॉर्ड ऑफ ऑल बैंक ट्रांजेक्शन। जितने भी बैंक के ट्रांजेक्शन है वो हम हमारी ट्रिपल कॉलम कैश बुक है उसके कंटेंट से पता कर सकते हैं कि कितना हमने कैश डिपॉजिट किया है, कितना बैंक ने पेमेंट किया है। तो इस तरह से बैंक के अकाउंट को हमें अलग से देखने की आवश्यकता नहीं है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक कंटेंट सेपरेट कॉलम फॉर बैंक डिपॉजिट एंड बैंक पेमेंट्स, हैंस नो सेपरेट बैंक अकाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड। नेक्स्ट पॉइंट, इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्काउंट। Two column cash book gives us complete information about discount allowed and discount received at one place। जितना भी हमने डिस्काउंट या बट्टा दिया या लिया है उसे भी हम एक ही स्थान से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो डबल कॉलम कैश बुक होगी उस कैश बुक में हमें एक डिस्काउंट का कॉलम भी बनाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, वर्कलोड ऑफ लेजर लेजेंड। Cash book lessen the workload of ledger because cash account and cash bank account are not opened separately। कैश बुक जब हम बनाते हैं तो लेजर में हमको अलग से डिस्काउंट अकाउंट और बैंक का अकाउंट भी ओपन करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए हमारा समय भी बचता है और हम कन्वीनियंटली एक ही स्थान पर सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हमने इन पॉइंट्स को एक बार और देख लिया है, तो अब इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है और अच्छे से समझ के और फिर अपने फेयर रजिस्टर में इन्हें नोट डाउन करना है। नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा 5.34, इज कैश बुक अ सब्सिडरी बुक और प्रिंसिपल बुक। एक कैश बुक जो होती है वो सहायक बही है या फिर एक मुख्य बही मानी जाती है। तो इसके लिए जो कई लेखा शास्त्री अपना अलग मत देते हैं और कुछ लेखा शास्त्रियों का, अकाउंटेंट्स का अपना अलग एक व्यू है। तो दोनों ही व्यू को हम देखेंगे। कुछ जो हमारे अकाउंटेंट्स हैं उनका मानना है कि यह एक सब्सिडरी बुक है और कुछ का कहना है कि यह एक प्रिंसिपल बुक की या प्रधान बही की श्रेणी में आती है। कैश बुक जो होती है वो सहायक बही भी है और प्रधान बही भी। ये एक क्वेश्चन नोट शॉर्ट नोट के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसे आप अच्छे से देख करके और समझ करके और आप याद रखेंगे। तो ओपिनियन डिफर ऑन द इश्यू वेदर कैश बुक इज अ प्रिंसिपल बुक और सब्सिडरी बुक। सम एक्सपर्ट्स होल्ड दैट इट इज अ सब्सिडरी बुक ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस हैं
A cash transaction is recorded originally in this book. Second, posting of ledger is made with the help of cash book. Third, if a cash transaction is not recorded in cash book, it will be entered to journal, which is a subsidiary book for ledger. Hence, cash book is also treated as subsidiary book. जो कैश बुक होती है उसमें सारे हम कैश ट्रांजेक्शन को ही लिखते हैं, क्योंकि प्रारंभिक जो लेखा होता है वह इसी बही में किया जाता है और इसी बुक की सहायता से हम लेजर में भी एंट्री करते हैं। यदि हम नगद लेन देन कैश बुक में नहीं लिखें तो उनका लेखा जर्नल में किया जाएगा और जर्नल चूंकि खाता बही के लिए एक सबसाइडरी बुक या लेजर के लिए एक सब डिवीजन बुक का कार्य करती है, इसलिए कैश बुक भी एक जो सहायक बही या सबसाइडरी बुक है वह मानी जाती है। ऑन द अदर हैंड, some experts hold that cash book is a principal book due to the following reasons. It is a part of the ledger. Cash account and bank account are fully maintained in cash book. Second, all cash receipts are entered in the debit side of a cash book and all cash payment are entered in the credit side of a cash book. The posting of the same is made in the credit and debit side of the accounts appearing in the cash book. This completes the procedure of double entry system. All the desired information about cash account and can be easily obtained from the cash book. The bank column of the cash book reveals complete information which is desired from bank account. The bank column of the cash book reveals complete information. ये पॉइंट हुआ. The closing balances of cash and bank column of cash book are carried forward to the trial balance and balance sheet like that of other accounts. तो जो हमारी कैश बुक होती है वो लेजर का ही एक पार्ट है. तो कैश और बैंक कॉलम में जो अधिक मात्रा में हम संख्या में प्रविष्टि करते हैं, एंट्री करते हैं, तो लेजर का अकाउंट जो लेजर का हमारा जितने भी हम लेजर अकाउंट ओपन करते हैं तो उसका आकार बहुत बड़ा हो जाता है. तो इस कठिनाई को जो हमें वो दूर करने के लिए पृथक से अलग से एक कैश बही का रखने का प्रचलन हमने स्टार्ट किया है या रखते हैं. कैश बुक और बैंक जो खाता होता है, बैंक अकाउंट होता है, उसका जो दोनों का वर्क है वो एक कैश बुक पूरा कर लेती है, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट का. तो इसलिए इसे एक प्रधान बही कहा जाता है. और कैश अकाउंट के डेबिट साइड में सभी रिसीव्ट्स जो होती है वो लिखी जाती है, क्रेडिट साइड में सारे पेमेंट्स को लिखा जाता है. तो कैश बुक के डेबिट और क्रेडिट में जितने भी हमने अकाउंट्स डेबिट या क्रेडिट किए हैं उनमें जो हमारी डबल एंट्री सिस्टम है उसके सिद्धांत का भी पालन हो जाता है. कैश बुक में जो कैश अकाउंट है उसमें सभी सूचनाएं कैश बुक से ही प्राप्त हो सकती है, जैसे कि कुल मिलाकर कितनी कैश आई है, कितने पेमेंट किए हैं, कितनी हमारी कैश बची है, एक्सेट्रा. जो कैश बुक है उसमें उस बैंक खाने से वे यह सब सूचनाएं या सारी इन्फॉर्मेशन उपलब्ध हो जाती है जो कि एक बैंक अकाउंट से होनी चाहिए. कैश बुक की जो कैश बैलेंस होता है और बैंक का जो बैलेंस होगा, सभी खातों की जितनी भी बैलेंसेस होती है उनकी तरह हम ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट में लिखते हैं. तो दोनों ही प्रकार से हमें जो कैश बुक होती है वो इम्पोर्टेंट मानी जाती है, इसलिए इसे व्यापारी अपने यहाँ अवश्य रखते हैं. तो दोनों ही हमने ये देखे इसका कंक्लूजन के रूप में. आप ये वाली यहाँ से 2 कंक्लूड लिखा है, यहाँ कंक्लूजन के एक हेडिंग डाल करके और इसे आप कंक्लूजन में लिखेंगे. टू कंक्लूड बोथ टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कैरी अ वेट, इट विल देयरफॉर be proper to say that cash book is a subsidiary book as well as a principal book. तो कंक्लूजन या निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि
जो दोनों ही प्रकार के वजन हैं, तर्क हैं, वो अपना वजन रखते हैं, दोनों ही अपना महत्व दर्शाते हैं। तो दोनों के ही हिसाब से यदि हम देखें तो कैश बुक जो होगी जहाँ वो एक सब्सिडरी बुक मानी जाती है, वहीं इसे हम मेन बुक भी कह सकते हैं। तो इसे दोनों ही कहा जा सकता है। यह महत्वपूर्ण है, इसलिए सहायक बही भी है, सब्सिडरी बुक भी मानी जाती है और प्रिंसिपल बुक भी इसे माना जाएगा। तो इस तरह से आपको कंक्लूजन में निष्कर्ष के रूप में ये लाइनें लिखना है। नाउ वी स्टार्ट प्रोसीजर ऑफ कैश बुक, राइटिंग अप अ कैश बुक। किस तरह से हम प्रोसीजर में इसे लेकर आए या किस तरह से इसे हम कैश बुक को प्रिपेयर करेंगे। A cash book has debit and credit sides like cash account, and all cash receipts in business are entered on the debit side, and all payments in business are entered on the credit side. In other words, when cash is received or comes in, it is debited, and when cash is paid or goes out, it is credited. We know the rule of debit and credit. रियल अकाउंट का आप लोगों को सबको रूल याद होगा, जो हमने 3 गोल्डन रूल्स पढ़े थे जर्नल में एंट्री करने के पहले। तो उसमें जो रियल अकाउंट का रूल है, उसमें डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जो होती है वो रियल अकाउंट में ही आती है, तो यही हम उसमें अपना रूल फॉलो करते हैं। जितना भी कैश हमारे बिजनेस में आया है, चाहे वो कहीं से किसी भी सोर्स से रिसीव्ड हुआ है, उसे हम हमेशा डेबिट साइड में ही लिखेंगे। और जितना भी कैश हमारे यहाँ से गोज आउट गया है, किसी भी पेमेंट के रूप में गया है या किसी भी हमने गुड्स परचेस किया है उसके लिए गया है, किसी भी तरह से अगर हमारे यहाँ से नगद गया है तो उसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो ये आपको याद होगा, इसे विशेष रूप से याद रखना, तो आपका एक भी ट्रांजैक्शन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, बैलेंसिंग ऑफ अ कैश बुक। बैलेंसिंग मतलब जो लेजर में हमने जिस तरह से सारे अकाउंट ओपन किए थे और उनके बैलेंसिंग किए थे, मतलब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का टोटल लगाया गया। उसमें जिधर का टोटल ज्यादा है उधर से कम के टोटल को माइनस किया गया और उधर जितना बचा उसे हम बैलेंस के रूप में लिख करके दोनों तरफ के टोटल को टेली करते हैं, मतलब मिला देते हैं। तो वो जो बैलेंस होता है वो बैलेंस निकालना या बाकी निकालना कहा जाता है। तो बैलेंसिंग ऑफ ए कैश बुक भी इसी तरह होगा। यूजुअली द बैलेंस ऑफ द कैश बुक इज ड्रॉन डेली। The debit side and credit side of a cash book is totaled. If both the totals are equal, there will be no balance. Generally, the debit side of a cash book is always greater than that of credit side. ये लाइन आपको विशेष रूप से याद रखनी है। सामान्यतः जो डेबिट साइड का टोटल होगा वो हमेशा बड़ा होगा क्रेडिट साइड से। The amount of difference is therefore put on the credit side, which indicates that the debit side exceeds the credit side by such amount, or say it is a debit balance which is to be carried forward. Both the sides are then equaled and a double line is drawn below the totals. On the next day, this balance so drawn in brought forward to the debit side and all the cash transactions are entered thereafter. The closing balance of cash book is tallied with the cash in hand. If there is any discrepancy, the errors should be rectified. तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हमें बैलेंस को निकालना है और बैलेंस को फिर लिखा जाता है और उसे फिर नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट डे ट्रांसफर किया जाता है। तो कैरिड डाउन मतलब नीचे ले गए और ब्रॉड डाउन मतलब लेकर आए। ये सेंटेंस जैसे हमने लेजर में डाले थे उसी तरह से हमें
डालने हैं। नाउ टाइप्स ऑफ कैश अकाउंट। कितने तरह की कैश बुक होती है? कैश बुक फर्स्ट सिंपल कैश बुक इज द कैश बुक विच इज कंटेन्ड वन कॉलम फॉर कैश ट्रांजेक्शन ऑन डेबिट एंड क्रेडिट साइड ईच. It is just like cash account. It is also known as single column cash book. एक जो सामान्य रोकड़ बही या सिंपल कैश बुक होती है वह एक कैश अकाउंट की तरह ही होती है, जिसमें हमें सिर्फ कैश को अमाउंट का एक ही कॉलम बनाना है और उसमें हमें कैश को लिखना है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों ही साइड में। तो इस तरह से जो इसका फॉर्मेट भी दिया गया है, द लेफ्ट हैंड साइड रिप्रेजेंट द राइट हैंड साइड इज रिप्रेजेंट। तो डेबिट और क्रेडिट इस तरह से जो हमारे दोनों ही पक्ष होंगे वो लिखे जाते हैं। इसकी डेबिट साइड होगी रिसिप्ट साइड एंड जो क्रेडिट साइड होगी वो पेमेंट साइड होगी। इस फॉर्मेट को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इसके डेबिट साइड के कॉलम रहेंगे 5 कॉलम एंड क्रेडिट साइड के भी रहेंगे 5 कॉलम। इस तरह से पूरे 10 कॉलम हमें इस सिंपल कैश बुक में प्रिपेयर करने हैं। फर्स्ट कॉलम होगा डेट का, सेकंड रहेगा पर्टिकुलर, थर्ड वाउचर नंबर, फोर्थ लेजर फोलियो और फिफ्थ कॉलम होगा अमाउंट का। ये हुए डेबिट साइड के कॉलम जो कि रिसिप्ट साइड कहलाती है, और क्रेडिट साइड के कॉलम उसमें भी फर्स्ट डेट, सेकंड पर्टिकुलर, थर्ड वाउचर नंबर, फोर्थ लेजर फोलियो और फिफ्थ अमाउंट का कॉलम। यह साइड होगी वह पेमेंट साइड कहलाएगी। जितने भी कॉलम्स हैं यहाँ पर अभी जो मैंने समझाया आपको उन्हीं का यहाँ पे पूरे डिटेल में समझाया गया है। डेट के कॉलम में डेट लिखी जाती है, पर्टिकुलर के कॉलम में वह खाते का नाम लिखा जाता है जिसको कि हम इंटर कर रहे हैं, मतलब कैश के साथ जो ट्रांजैक्शन हुआ है वह किस खाते के साथ में हमारा हुआ है उसका पर्टिकुलर में हम नाम लिखते हैं। यदि उसे हम डेबिट साइड लिख रहे हैं तो उस खाते के आगे TO2 लगाया जाता है, और यदि क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं तो जो खाता हम क्रेडिट कर रहे हैं उसके आगे BY बाय लिखा जाता है। फिर जो वाउचर नंबर का कॉलम रहेगा वो अभी आपको खाली छोड़ना है। लेजर फोलियो का कॉलम भी खाली जाएगा। अमाउंट के कॉलम में वही अमाउंट लिखी जाएगी जो हमने कैश का ट्रांजैक्शन किया है। तो आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जितना हमने कैश लिया है बिल्कुल वही एक्चुअल अमाउंट हम डेबिट साइड में डालेंगे, और जितना हम पेमेंट कर रहे हैं वही अमाउंट हम क्रेडिट साइड में अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे। तो इस तरह से इनके कॉलम्स में हम जो भी कॉलम होता है उसकी एंट्री कंप्लीट करते हैं। 5.39 Rules for recording transaction in simple cash book. Abiding by the rules of double entry system, all the receipts are debited and all the payments are credited in the single cash book or one column cash book. अबाइडिंग मतलब जो हम डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग रूल्स को पूरे फॉलो कर लेते हैं उसके अनुसार ही सारे रिसिप्ट्स डेबिट साइड में होंगे और सारे पेमेंट्स को क्रेडिट साइड में हम सिंगल कैश बुक में लिखते हैं। इसका जो पोस्टिंग होता है या जिसकी खतौनी होगी वह पोस्टिंग भी की जाती है। पोस्टिंग फ्रॉम द डेबिट ऑफ कैश बुक इज डन to the credit side of the affected ledger account and from the credit side of the cash book to the debit side of the concerned account. The words to and by are prefixed before the names of the account affected respectively in the debit and credit side in the ledger. एक एग्जाम्पल दिखाया गया है। Messrs. Jagan Brothers cash book show receipts of 500 rupees from Messrs. Ajay Kumar in the debit side and payment of 400 to Vijay Kumar on the credit side.
on 4th July 2017. The posting of these accounts in the ledger will be as under. लेजर जब हम इस ओपन करेंगे तो मेसर्स अजय कुमार का एंड मेसर्स विजय कुमार का दोनों ही हमें यहाँ पर अकाउंट को ओपन करना रहेगा। जितना ट्रांजैक्शन पर्सनली जिस व्यक्ति के साथ किया है उतना ही उनके लेजर अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। अजय कुमार इनके साथ 500 रुपीज का ट्रांजैक्शन है, इसलिए बाय कैश 500 रुपीज अजय कुमार के अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे या लेजर उसका प्रिपेयर होगा। इसी तरह विजय कुमार के साथ में 400 का ट्रांजैक्शन है, इसलिए विजय कुमार के साथ में TO2 शब्द लगाकर डेबिट साइड में हम कैश लिख करके और 400 रुपीज लिखेंगे। यहाँ हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमने यहाँ क्रेडिट साइड में लिखा है और इनकी विजय कुमार की बुक में डेबिट साइड लिखा है। इसका रीजन ये है कि मेसर्स जगन ब्रदर्स की जो कैश बुक है वह शो करती है कि रिसिप्ट साइड जो है उनकी वो 500 रुपीज से मेसर्स अजय कुमार से दिखा रही है एंड पेमेंट ऑफ 400 टू विजय कुमार ऑन द क्रेडिट साइड। मतलब इन्हें जो रिसिप्ट हुआ है 500 रुपीज वो उन अजय कुमार से हुआ है और इन्होंने जो पेमेंट किया है वो विजय कुमार को 400 रुपीज का पेमेंट हुआ है। तो इसलिए जब इनके यहाँ से पेमेंट रिसीव्ड हुआ है तो ये डेबिट में लिखा जाएगा इनके जगन ब्रदर्स के यहाँ, और जो मेसर्स अजय कुमार हैं इन्होंने वही अमाउंट पे की है, इसलिए अजय कुमार के यहाँ पर उसे क्रेडिट किया गया है। और इसी तरह इसके अपोजिट जो क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है मेसर्स जगन ब्रदर्स के 400 रुपीज, जो कि विजय कुमार को इन्होंने पेमेंट किया है, तो विजय कुमार के पर्सनल अकाउंट में उन्हें रिसीव्ड हुए हैं 400 रुपीज, इसलिए उनके यहाँ पे टू कैश 400 आया है। यहाँ हमारा जो फर्स्ट रूल था वह एप्लीकेबल हुआ है, जो कि हमारा नियम है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो प्राप्त करता है उसे डेबिट करना है और जो देने वाला है उसे क्रेडिट करना है। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए यहाँ पर लेजर में हम एंट्री करते हैं। तो आप लोगों को इतना समझ में आया होगा कि किस तरह से हमारे रूल्स को फॉलो करते हुए हम जर्नल की एंट्री को समझ करके और फिर उसके माध्यम से हम कैश बुक में भी एंट्री करेंगे और उसकी पोस्टिंग भी की जाएगी। तो यहाँ तक आपने देखा, आप लोगों को रूल भी अच्छे से याद होगा और किस तरह से एंट्री करना है ये भी आपको समझ में आया होगा। अब इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक ऑफ मेसर्स जगत बंधु। बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ 2017 जुलाई में यहाँ सारे ट्रांजेक्शन है। बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया है विद कैश, जो हमारी पहली एंट्री जर्नल में हमेशा बनती थी। तो बिजनेस जब भी शुरू होता है तो बिजनेस में कैश जो है वो आएगा। तो कैश आया है इसलिए कैश को डेबिट करना है, ये हम समझना चाहिए और इसीलिए जितना भी रिसीव्ड्स है वो हम यहाँ डेबिट साइड में शो करेंगे। जिस डेट पे रिसीव्ड हुआ है वह डेट यहाँ डाली जाएगी और जितनी अमाउंट रिसीव्ड है वही अमाउंट यहाँ पर अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे। इसी तरह ट्रांजैक्शन में हम देखेंगे कि कितना कैश हमने पेमेंट किया है। कैश की अमाउंट भी यहाँ लिखिए। जितना भी पेमेंट हुआ है उतने हम पेमेंट को क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर के कॉलम में उस खाते को लिखेंगे जिसकी ओर हमने पेमेंट किया है और डेट के कॉलम में डेट लिखी जाएगी। तो इस तरह से अब एक एक ट्रांजैक्शन को देख करके और आपको पहले ये डिसाइड करना है कि हमने कैश रिसीव्ड किया है या कैश को पेमेंट किया है। तो यह डिसाइड करने के बाद फिर आप एंट्री को देखेंगे यहाँ, और एंट्री करने के बाद जब लास्ट एंट्री हमारी जुलाई 31 की हो जाएगी उसके बाद डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का आपको
इंडिविजुअल अलग अलग टोटल लगाना है। मेजॉरिटी ऐसी होगी कि जब डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का कम होगा। तो क्रेडिट साइड का इसलिए कम होता है क्योंकि हमेशा ही हम ऐसा मानते हैं कि हमारे पास बिजनेस में कैश खत्म नहीं होती, कैश हमारे पास हमेशा एक्सेस में होती है। तो क्रेडिट साइड का टोटल कम है, इसलिए उसे माइनस करके जो बचा हुआ बैलेंस होता है उस बैलेंस को क्लोजिंग बैलेंस के रूप में हम लिखते हैं मंथ के लास्ट में। अगर हम मंथली कर रहे हैं, ईयरली कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से यह डेट डिसाइड होती है कि लास्ट डेट हम क्या डालेंगे। तो इस तरह से बैलेंस को हम CD मतलब कैरिड डाउन लिख करके और फिर उसे ट्रांसफर करते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में यहाँ जुलाई के बाद अगस्त है, अगस्त 1 को टू बैलेंस BD मतलब ब्रॉड डाउन आगे लेकर आए। इस तरह से बैलेंस को उतार करके और फिर ये वाला सवाल हमारा कंप्लीट हुआ, ऐसा हम मान करके और फिर इसे बंद कर देंगे एक पूरी लाइन खींच करके। जब भी हम टोटल लगाएंगे अमाउंट का तो उसमें हम 2 लाइन खींचेंगे दोनों ही तरफ और दोनों ही एक ही लाइन में एक ही सीध में हम टोटल लगाएंगे। तो इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे क्योंकि अगर इसे ऊपर नीचे लिख दिया जाता है तो इसके बैलेंस को और टोटल को देखने में काफी परेशानी होती है कि कौन सा हम टोटल है और कौन सा हमारा बैलेंस है। तो आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा, आप इसे और अच्छे से देखेंगे। अब ये हमारी सिंपल कैश बुक ऐसा माना जाए कि कंप्लीट हुई तो भी सही रहेगा, क्योंकि इसके जो पीछे सवाल दिए हैं, जितने भी कैश बुक के सम हैं वो बहुत ही सिंपल सम है। मतलब सिर्फ एक ही कॉलम हमें बनाना है जो कैश बुक का है, अमाउंट का कॉलम, और इस तरह से हमें इन ट्रांजैक्शंस को उसमें ट्रांसफर करना है जो कि यहाँ पे डेट वाइज दिए हैं। तो यहाँ सिंपल कैश बुक के 23, 24 एंड 25 3 सम दिए हुए हैं। ये तीनों सम आप आज ही करेंगे और करने के बाद इसकी फोटोज आप मुझे सेंड करेंगे। यदि आप आज ही सवाल कर लेंगे तो आपको क्लियर होगा कि आपको कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया, तभी आप मुझसे कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके आप तीनों सम करने के बाद जब हम जूम मीट करेंगे तो उस पर आप अपनी प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं, मुझे सवाल भी दिखा सकते हैं, पर्सनली भी दिखा सकते हैं, आप मुझे फोटोज खींच के भेज सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉल कर लीजिए तुरंत, उसी समय आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और आपके सवाल आगे आप कर पाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे और आप लोग